एपिसोड की शुरुआत प्रेजेंट टाइम यानी कि 2025 से होती है, जहां पर आज सालों बाद दाई और जू एक दूसरे के सामने खड़े थे। ईयर 2017 में जो उनका ब्रेकअप हुआ था, तब से लेकर आज जाकर दोनों एक दूसरे को देख रहे थे। इस बीच काफ़ी कुछ बदल गया था। एक तरफ जहां पर जू ने फिल्म इंडस्ट्री डायरेक्टर का काम, मूवीज़ का ऑफर सब कुछ छोड़ दिया था और एक हॉटपॉट रेस्टोरेंट चलाकर एक सिंपल लाइफ जीने की कोशिश कर रहा था, तो वहीं दूसरी तरफ दाई ने हिम्मत दिखाकर इंडस्ट्री के पावरफुल लोगों के सामने कॉम्प्रोमाइज़ ना करके अपनी लव स्टोरी पर मूवी भी बनाई थी और खुद एक फिल्म कंपनी भी शुरू की। आज वो एक पावरफुल प्रोड्यूसर डायरेक्टर है। सालों तक दाई की यादें और उनके ब्रेकअप की गिल्ट में जहाँ पर जू के बाल सफ़ेद हो चुके थे, उसके फेस पर अब रिंकल्स भी आ चुके थे और थोड़ा सा ओल्ड दिख रहा था, लेकिन 40 की एज में दाई अब भी उतनी ही खूबसूरत दिख रही थी जितनी 2017 में जू ने पहली बार उसे कॉलेज में देखा था। शायद वो अपने पास्ट लाइफ को भूलकर आगे बढ़ चुकी थी, पर वहीं दाई के साथ जैसे जू की जवानी भी चली गई हो, लेकिन जू आज भी दाई की याद में स्टोरी लिखता है और उसकी रीसेंट नॉवल वी एक्चुअली ब्रेकअप इन 2005 इतनी पॉपुलर हो चुकी है कि उसके कॉपीराइट के चक्कर में दोनों एक बार फिर मिलते हैं। उनके ऊपर लिखी गई स्टोरीज नहीं, उन्हें एक बार फिर से एक दूसरे के सामने लाकर खड़ा कर दिया था। एक दूसरे को इतने सालों बाद देखकर दोनों की आंखों में आंसू आ जाते हैं, जो वो लोग सभी के सामने छुपाने की पूरी कोशिश कर रहे थे। यहाँ पर बोंग तो जू की नॉवल पर मूवी बनाना चाहता था। वो उसका कॉपीराइट खरीदने में भी इंटरेस्टेड था, क्योंकि इस नॉवल की स्टोरी उसे सच अ गुड लव स्टोरी से सिमिलर लग रही थी। पर भला उसे क्या ही पता कि ये दोनों ही स्टोरी जू और दाई की लव स्टोरी पर बेस्ड है। लेकिन दाई इस बात को इग्नोर कर देती है और ना ही उसे इस स्टोरी में कोई भी इंटरेस्ट था। भला जिस स्टोरी में कपल्स हमेशा के लिए एक दूसरे से दूर हो चुके हो, फिर से मिलने की कोई उम्मीद ना बची हो, तो उस मूवी को ऑडियंस क्यों देखेगी? ऊपर से लड़का जिसने एक मूवी के लिए अपना 10 साल का प्यार छोड़ दिया, तो उसे क्या हक बनता है फिर से अपनी गर्लफ्रेंड का प्यार पाने का? जू के मुताबिक वो लड़का माफ़ी के लायक नहीं है, लेकिन उसने जो कुछ भी किया वो अपनी गर्लफ्रेंड की बात मानकर ही किया था। उसकी गर्लफ्रेंड ने तो उसे एक बड़ा डायरेक्टर बनता हुआ देखना चाहती थी। उस टाइम उसे जो सही लगा उसने वही किया, लेकिन उसे क्या पता था कि सक्सेस के चलते वो अपने प्यार को ही खो देगा। यहाँ पर दोनों नॉवल की स्टोरी के बहाने एक दूसरे के प्यार को लेकर ही सवाल पूछ रहे थे। ऊपर से जब शेन नॉवल के हीरो का फॉल्ट बता रही थी और टोंग नॉवल की हीरोइन का फॉल्ट बता रहा था, तब दाई उन्हें डांट कर चुप करवा देती है। उसके मुताबिक अगर उन्हें कपल की पूरी लाइफ की जर्नी नहीं पता है, तो उन्हें कोई बुरा ओपिनियन नहीं देना चाहिए। उनके प्यार में कितनी मुसीबतें आई, कितना स्ट्रगल उन्होंने फेस करना पड़ा, सिर्फ उस कपल को ही पता है। तो वहीं बोंग को इस नॉवल पर मूवी बनाने का बहुत ही मन था, इसलिए वो दाई के सेटिस्फैक्शन के लिए जू की सैड एंडिंग हैप्पी एंडिंग में बदलने के लिए बोलता है। लेकिन जू के मुताबिक इस कपल के प्यार की हैप्पी एंडिंग होने की कोई उम्मीद नहीं है, दोनों एक दूसरे से दूर ही खुश हैं, तो इस स्टोरी की ये एंडिंग उसके हिसाब से सही है। लेकिन अगर नॉवल का हीरो ईयर 2017 में अपनी गर्लफ्रेंड को एयरपोर्ट पर रोक लेता और मूवी छोड़कर उसके साथ चला जाता, और अगर 2009 में हीरोइन जब यिमिंग के पास हीरो के लिए जॉब की बात करने के लिए गई थी, जहाँ पर यिमिंग ने उसके साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की, तब अगर हीरोज़ के साथ झगड़ा करने की जगह उसके साथ चला जाता, उसका फ़ोन उठा लेता और हीरोइन ने जब 2016 में वेडिंग ड्रेस पहनकर उसकी तरफ हाथ बढ़ाया था, तब अगर वो उसे प्यार से देखकर उसका हाथ पकड़ लेता, तो शायद उनका प्यार ऐसे ख़त्म नहीं होता। हीरो ने बहुत सी गलतियाँ की हैं, तो उसे देखकर यही लगता है कि हीरोइन उसे कभी माफ़ नहीं करेगी। इस हिसाब से स्टोरी की एंडिंग बदलने का उसे कोई हक नहीं है। जू की ये बातें सुनकर दाई भी इमोशनल होती है। वो समझ चुकी थी कि जू नॉवल की स्टोरी के बहाने उससे माफ़ी मांग रहा है। फिर भी वो इस नॉवल के कपल की तरफ से जू को एक सवाल पूछती है कि अगर उन्हें पहले से पता है कि उनका ब्रेकअप ईयर 2025 में होने वाला है, फिर भी क्या 2007 से लेकर अब तक वो इस रिलेशनशिप में अपना टाइम और एफर्ट्स देते? क्या ये उनकी लाइफ के लिए वर्थ इट होता? क्या किसी और में इतनी हिम्मत है कि ऐसे रिश्ते को निभाना जिसका कोई फ्यूचर ना हो? दाई के इन सवालों का जू ही नहीं बल्कि कोई और भी जवाब नहीं दे पाता। उसका ये सवाल सुनकर जू की तो आंखों में आंसू आ जाते हैं, पर दाई अभी उसकी नॉवल का कॉपीराइट मूवी के लिए खरीदने को मना कर देती है और उनकी ये मीटिंग यहीं पर ख़त्म हो जाती है। मीटिंग के बाद एक तरफ दाई शेन को और दूसरी तरफ जू टोंग को बहुत ही डांटते हैं, क्योंकि दोनों ने प्लान बनाकर दाई और जू को आज मिलवाया था। ना ही दाई को पता था कि नॉवल का राइटर जू है और ना ही जू को पता था कि प्रोड्यूसर दाई है। तभी फिर से दाई और जू एक दूसरे के सामने आ जाते हैं। तब टोंग और शेन उन्होंने बात करने के लिए वहीं पर अकेला छोड़कर चले जाते हैं।
लेकिन दोनों कुछ बात कर पाते। उससे पहले ही वहाँ पर बोंग, पान और शेनशन आ जाते हैं और दाई को एक गलतफहमी हो जाती है कि पान जू की वाइफ है और शेनशन उसका बेटा है। जू यहाँ पर उसकी गलतफहमी दूर करता उससे पहले ही दाई उसे जेलस करने के लिए झूठ बोल देती है कि उसकी शादी इसी महीने बोंग से होने वाली है और दोनों कई सालों से डेट कर रहे हैं। दाई की ये बात सुनकर जू तो शौक था ही, उससे भी ज़्यादा शौक बोंग था, क्योंकि इतने सालों से दाई ने उसका प्यार कभी भी एक्सेप्ट नहीं किया और आज अचानक से उसने शादी की बात कह दी, जो चीज़ मिस्टर बोंग को तो बहुत ही अजीब लगती है। वहीं मिस्टर बोंग और दाई को एक साथ देखकर जू अपने और पान के रिश्ते की सच्चाई भी दाई को नहीं बोलता, जिसके बाद वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। जू को किसी और के साथ देखकर दाई की आंखों में आंसू थे। वो अपने आंसू को छुपा तो रही थी, लेकिन बोंग उसे रोता हुआ देख लेता है। अगले दिन फिर शेन की फोटोग्राफी का एग्जीबिशन था, लेकिन जब वो गैलरी में जाती है तो वहाँ पर उसे सिर्फ अपनी खुद की फ़ोटोज़ ही दिखती है, जो कि टोंग ने उसके लिए खींची थी। और आज टोंग वहाँ पर उसे प्रपोज करने के लिए आया था, लेकिन शेन उसके प्रपोजल को नहीं मानती। उसके लिए टोंग छोटा बच्चा है, वो शायद उनके रिश्ते की फीलिंग को नहीं समझ रहा था, लेकिन टोंग के मुताबिक वो अच्छे से उनके प्यार को समझता है। डेस्टिनी भी उन्हें मिलाना चाहती है, इसीलिए 1 साल पहले उन दोनों ने एक वेडिंग आउटफिट शॉप के लिए वेडिंग ड्रेस पहनकर ब्राइड और ग्रूम की तरह फोटोशूट करवाया था। लेकिन जब टोंग की अपनी शादी में वेडिंग आउटफिट पहनकर यीशु के साथ फोटो खींचने का टाइम आया, तब एंड में उसे और यीशु को उनके बिना प्यार के रिश्ते को लेकर रियलाइजेशन हुआ और उन्होंने शादी ही तोड़ दी। फिर भी शेन उसका प्रपोजल रिजेक्ट कर देती है। उसे शक था कि कभी ना कभी उसके पेरेंट्स और दाई और जू की तरह उनका रिश्ता भी टूट जाएगा, लेकिन टोंग उसे प्रॉमिस करता है कि वो मरते दम तक उसके साथ ही रहेगा और फिर दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। वहीं दूसरी तरफ पान और जो शेन को कहीं पर घुमाने लेकर जा रहे थे, जिसके लिए दोनों एक कैब में आकर बैठते हैं। इस कैब का ड्राइवर और कोई नहीं बल्कि मॉक था, जिसने कि बीजिंग में आते ही दाई को रेंट पर रूम दिलाने के लिए एक बार उसके साथ स्कैम किया था, पर फिर बाद में उसने उसे यीजिंग रेजिडेंस में एक रूम दिलवा दिया था। देखते देखते मॉक उनका अच्छा दोस्त बन गया था। आज इतने सालों बाद जू और मॉक एक दूसरे से मिलकर बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं। अब तो मॉक एक जेंटलमैन की तरह डिसेंट तरीके से ड्रेसअप करता था और उसने अब अपनी कैब भी ले ली थी। उसी को चलाकर वो अपनी कमाई करता था। साथ ही अब वो बड़े बड़े रेंटिंग अपार्टमेंट का प्रॉपर्टी डीलर भी है। देखा जाए तो उसकी लाइफ पहले से काफ़ी अच्छी हो गई है। जिसके बाद दाई को मॉक का कॉल आता है। उस टाइम दाई के घर पर बोंग भी मौजूद था, तो दाई बोंग को कॉल स्पीकर पर रखने के लिए कहती है। मॉक के साथ दाई की बातचीत होती रहती थी और वो उसे उनके पुराने रेंटिंग अपार्टमेंट पर कल होने वाले एक रियूनियन पर बुलाता है, जहाँ पर उसके सभी रूममेट्स आने वाले हैं। साथ ही जू भी वहाँ पर आने वाला है, लेकिन दाई वहाँ पर आने से मना करके कॉल कट कर देती है। लेकिन इस कॉल पर जू का नाम सुनकर बोंग समझ चुका था कि दाई और जू पहले से एक दूसरे को जानते हैं। उनकी मुलाकात आज की मीटिंग में पहली बार नहीं हुई है। साथ ही वो समझ चुका था कि सच अ गुड लव स्टोरी और वी एक्चुअली ब्रेकअप इन 2025। ये स्टोरी दाई और जू की रियल लाइफ स्टोरी है। इसीलिए जब दाई बोंग से उसके घर में रहने की और उसे शादी करने की बात करती है, तब बोंग उसे मना कर देता है, क्योंकि वो जानता है कि दाई उसे दिल से प्यार नहीं करती। वो सिर्फ जू की फैमिली से जेलस होकर उसे शादी करना चाहती है। उसने जब ईयर 2017 में दाई को देखा था, तभी उसे दाई से पहली नज़र का प्यार हो गया था। तब से लेकर आज 2025 तक वो सिर्फ उससे प्यार करता आ रहा है और उसकी जगह उसकी लाइफ में कोई भी नहीं ले सकता। पर इसका मतलब ये नहीं है कि वो ज़बरदस्ती दाई को हासिल करे। दाई के दिल में कोई और है और वो उस पर अपना प्यार कभी भी फोर्स नहीं करेगा, भले ही उसे अगले जन्म तक उसका वेट करना पड़े। लेकिन ये फोर्स लव करके वो उसे दुखी नहीं देख सकता। दोनों हमेशा अच्छे दोस्त और बिजनेस पार्टनर ही रहेंगे। इस बात से दोनों काफ़ी इमोशनल भी होते हैं और यहाँ एक फॉर्मर माफिया का प्यार हमेशा के लिए अधूरा रह जाता है। वहीं पान भी समझ चुकी थी कि दाई ही जू की वो गर्लफ्रेंड है, जिसके लिए जू ने अपनी सक्सेस और फिल्म इंडस्ट्री का काम छोड़ दिया और उसके लिए वो 2018 के दौरान ईजू के उस रिवर में सुसाइड करने के लिए गया था। इस तरह का अगर प्यार है तो जू मरते दम तक दाई के बिना खुश नहीं रह पाएगा। उसे उसके पास जाकर एक और बार उनके प्यार को मौका देना चाहिए। और बात रही उसकी और शेनशन की, तो वो दोनों जू की एक जिम्मेदारी बन चुके हैं, लेकिन अब वो अपना ख्याल खुद रख सकते हैं। एक बार उसने जू को कहा था कि हॉटपॉट और ग्रास जेली बेस्ट फ्रेंड्स हैं, लेकिन कभी ना कभी उनमें से एक बेस्ट फ्रेंड को अपना टेस्ट आगे लाने के लिए अकेले सर्व होना पड़ता है। ईयर 2018 में पान खुद भी उस दिन रिवर में सुसाइड करने के लिए गई थी, लेकिन जू को बचाने के दौरान उसने अपने होने वाले बच्चे को भी बचाना सही समझा। तो अगर देखा जाए तो जू ने उनकी जान बचाई है। ऊपर से जू शेनशन के लिए हमेशा एक फादर फिगर रहा है, इसीलिए कर्ज तो पान को चुकाना पड़ेगा।
अगर अब भी वो जू को उसके प्यार दाई के पास नहीं बेच पाई तो वो उस कर्ज में हमेशा दबी रहेगी। पान की ये बात जू को भी सही लगती है, इसीलिए वो अगले दिन यूजिंग रेजिडेंस के टेरेस पर हो रहे रियूनियन पार्टी में अपने अपने पुराने रूममेट से मिलने के लिए जाता है। टेरेस पर पहुंचते ही वहां पर जू दाई को देखता है और दोनों एक दूसरे से बात करते हैं। सालों पहले इसी टेरेस में उन्होंने डिस्कस किया था कि वो अपना फ्यूचर घर कैसे बनाएंगे, और भी कई सारे मोमेंट्स इस टेरेस पर उन्होंने एक्सपीरियंस किए थे। यहाँ तक कि जू ने यहीं पर दाई को प्रपोज भी किया था, लेकिन दाई ने उसे रिजेक्ट कर दिया था। तब से लेकर अब जाकर वो इस टेरेस में मिल रहे थे। उनका वो ओल्ड टूटा फूटा टेरेस अब थोड़ा बदल चुका था। सामने की बिल्डिंग से वेलकम टू बीचिंग का बिलबोर्ड हट चुका था, पर उनकी यादें आज भी यहाँ पर मौजूद हैं। दोनों एक दूसरे की तरफ देखकर स्माइल करते हैं। जुदाई को यहाँ पर कुछ कहना चाहता था, लेकिन तभी उनके रूममेट्स, उनके सबसे अच्छे पुराने दोस्त वहाँ पर आ जाते हैं। इन लोगों के साथ यहाँ पर मॉक भी आया हुआ था। सभी एक दूसरे से मिलकर काफी खुश थे। शाओ और शुआन तो अब एक गेमिंग कंपनी के ओनर हैं, और उन्होंने जो 100 बिटकॉइंस 2009 में खरीदे थे उसने तो उन दोनों को करोड़पति बना दिया। ओल्ड मैन मेंग का उन्हें कोई पता नहीं चला, और उनका ग्रैंडसन डुआन शायद अब कॉलेज में है, उससे उनकी मुलाकात नहीं हो पाई। बात रही जे और यान की, तो जे उन सब में अब सबसे ज़्यादा अमीर थी। साथ ही उसने बिल्डिंग भी अब मिस्टर बॉन्ग से खरीद ली थी, ताकि वो लोग टाइम टू टाइम यहाँ पर मिलते रहें और अपनी पुरानी यादों को जिएं। दाई के लिए भी रेजिडेंस बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है, इसीलिए मिस्टर बॉन्ग इतने सालों तक इस बिल्डिंग को सेल नहीं कर रहे थे। और क्योंकि जे दाई की दोस्त है, इसी वजह से उन्होंने इस बिल्डिंग को आखिर में जाकर उसे बेच दिया था। और भले ही यान ने अब जे से शादी कर ली हो, लेकिन वो अब बिल्कुल भी खुश नहीं दिख रहा था। उसके कपड़े, जूते और जॉब से लेकर हर एक चीज़, सब कुछ जे के पैसे से आता था। जे ये सभी बातें यहाँ पर हर एक पर्सन को बताती हैं, और आज भी वो अपने पुराने दोस्तों को यही बातें बोल रही थी, अपनी अमीरी दिखा रही थी। और यान को उसने किस तरीके से पैसों से बांध कर रखा हुआ है, ये बात जे कभी भी जताना नहीं भूलती। देखा जाए तो यान जे के साथ फंसा हुआ था। वो उसके पुराने सेल्फ को प्यार करता था, जो कि बहुत ही भोली और मासूम थी, लेकिन उसकी एक गलती की वजह से जे पूरी तरीके से बदल गई। अगर उसने जे के बदले मिस्टर लाओ का ऑफर किया हुआ पैसा नहीं चुना होता तो शायद उनका प्यार कुछ और ही होता। और अब जे के लिए यान उसका प्यार नहीं, बल्कि पैसों से खरीदा हुआ एक सोने का मेडल है, जो वो गले में पहनकर पूरी दुनिया को दिखाती है। इस तरीके से वो अपना बदला यान से ले रही थी, लेकिन यान कभी भी जे से नहीं भागना चाहता। उसने जो गलती की है, जिस तरीके से जे को पैसों में तोला था, वो उस गलती को सुधारने के लिए पूरी लाइफ उसका गुलाम बनकर रहेगा। यान यहाँ पर उसी टाइम को याद करता है जब जे उसे सच्चा प्यार करती थी। दोनों ने बहुत से फ्यूचर प्लान्स बनाए थे और एक दूसरे के लिए खाने का सामान रूम के पास छोड़कर जाते थे। पता नहीं वो प्यार के दिन उनके कहाँ चले गए। यान को इस हालत में देखकर जू को जरा भी अच्छा नहीं लगता। एक टाइम पर यान को बड़ा बॉडी बिल्डर बनना था, अपना जिम खोलना था, जे से शादी और बच्चे करके एक हैप्पी फैमिली बनानी थी, लेकिन उसकी अपनी गलती की वजह से उसका एक भी सपना सच नहीं हुआ। जे से शादी भी उसके लिए कोई शादी नहीं बल्कि एक गुलामी की तरह हो चुकी है। फिर भी इन सब बातों को भूलकर सभी रूममेट्स वहाँ पर लंच पार्टी करते हैं और अपने पुराने दिनों को याद करते हैं कि किस तरीके से वहाँ पर उनकी डिनर पार्टी, वाटरमेलन पार्टी चलती रहती थी। वो लोग अपने फ्यूचर प्लान्स और सपनों को लेकर एक दूसरे से डिस्कस करते थे। उस टाइम उनमें से किसी के पास भी पैसे नहीं थे, सभी लोग स्ट्रगल कर रहे थे, लेकिन उनकी दोस्ती बहुत ही ज़्यादा स्पेशल थी। इसीलिए एक बार जब दाई बीमार हुई तब सबने अपनी सारी सेविंग दाई के ट्रीटमेंट के लिए दे दी थी। उन्हीं यादों को याद करके सभी लोग काफ़ी इमोशनल होते हैं। फिर पार्टी ख़त्म होने पर जू और दाई जे और यान को उनकी कार तक छोड़ने के लिए आते हैं, जहाँ पर दाई जे को अकेले में समझाती है कि इस तरीके से पैसों को खरीदा हुआ प्यार ज़्यादा दिनों तक नहीं रहता। उसे यान को एक मौका देना चाहिए, दोनों को फिर से पास्ट की तरह एक दूसरे को सच्चा प्यार करना चाहिए। लेकिन जे ऐसा नहीं सोचती थी। प्यार उसने करके देख लिया था, लेकिन उसके प्यार को यान ने ही बेच दिया, तो अब वो सिर्फ उससे बदला ले रही है। पैसों की कीमत यान को समझा रही है, और यान अगर कभी उसे छोड़कर भी चला गया तो वो हर्ट नहीं होगी, क्योंकि उसे अब यान से प्यार नहीं है। यान सिर्फ उसके लिए खरीदी हुई एक चीज़ है। जे की ये बात सुनकर दाई बहुत ही ज़्यादा शॉक थी। सच में पैसा कभी भी इंसान को बदल कर रख सकता है। जे इसका परफेक्ट एग्जाम्पल है। जिसके बाद जे और यान उन्हें बाय बोलकर वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन इस दौरान यान की आंखों में दर्द इन दोनों को साफ नजर आ रहा था। उन्हें पैसा तो बहुत ही मिला, लेकिन उसके बदले उनसे उनका सच्चा प्यार, उनकी रियल पर्सनालिटी और बहुत ही कुछ छिन गया।
अब सभी लोगों के जाने के बाद वहाँ पर सिर्फ दाई और जू अकेले थे, इसीलिए दोनों डिनर के लिए एक कैफ़े में जाते हैं, जहाँ पर दोनों पहले तो नॉर्मली बात करते हैं, लेकिन बाद में उनकी पहले जैसी नोकझोंक, हंसी मजाक और आर्ग्यूमेंट शुरू हो जाती है। सालों बाद एक दूसरे से इस तरीके से बात कर कर दोनों बहुत ही ज़्यादा खुश थे। उसी टाइम कैफ़े में कुछ लोगों के बीच झगड़ा हो जाता है, जिस दौरान एक पर्सन दाई को धक्का मार देता है। तब गुस्से में जू उस पर्सन को मारने पीटने लगता है। बात इतनी बढ़ जाती है कि दाई जू का हाथ पकड़कर वहाँ से भागती है। ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से दोनों साल 2007 में दाई के एक्स बॉयफ्रेंड के फ्रेंड से भाग रहे थे। ईयर 2008 में भी न्यू ईयर पर दोनों फायरवर्क्स करने की वजह से पुलिस से भाग रहे थे। ईयर 2010 में भी दाई को जू भगाकर प्लेन के पास लेकर जा रहा था, वो भी वेडिंग ड्रेस में। और वही टाइम आज दोनों 2025 में भी जी रहे थे, एक दूसरे का हाथ पकड़कर दुनिया को पीछे छोड़कर भागना। भागते भागते दोनों एक खाली बस के अंदर आ जाते हैं। इस दौरान दोनों एक दूसरे की आंखों में इतना डूब जाते हैं कि जू दाई को किस कर देता है, लेकिन दाई उसे दूर हटाकर थप्पड़ मारती है। और दोनों को जब अपनी पुरानी लाइफ, उनका प्यार याद आता है तो एक दूसरे को हक कर रोने लग जाते हैं। आखिर वो टाइम दोनों कैसे भूले। कॉलेज टाइम में पहली बार मैजिक कार का सनसेट एक साथ बीच पर बैठकर देखना, एयरपोर्ट पर अचानक से बीजिंग जाकर अपने सपने पूरे करने का डिसीजन लेना, पब्लिक प्लेसेस पर उनका फेवरेट पल्प फिक्शन मूवी का डांस करना और खाली मेट्रो में अपनी वेडिंग की प्लानिंग करना, थोड़ा खाना होने के बावजूद भी उसे मिलकर और शेयर करके खाना, एक साथ मिलकर लिखी गई उनकी पहली स्टोरी और उनकी पहली बनाई गई शॉर्ट फिल्म, न जाने कितने स्ट्रगल्स और कितने हैप्पी मोमेंट्स उनकी प्यार की यादें हैं। यहाँ तक कि उनका ब्रेकअप भी, वो सारी चीज़ें ये लोग कैसे भूले। इसीलिए यहाँ पर अब दाई ने फाइनली जू को माफ़ कर दिया था। ऐसे ही पूरे रात दोनों एक दूसरे के साथ रहते हैं, पर दोनों के बीच कुछ भी नहीं होता। फिर हमें ड्रामा के फर्स्ट एपिसोड का वही सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर सुबह जब दोनों एक दूसरे को बाय बोलकर अपने अपने रास्ते जा रहे थे, तभी दाई जू को क्रॉस रोड की दूसरी तरफ से आवाज़ लगाती है और उससे वही सवाल पूछती है कि अगर उनका ब्रेकअप होना ही था तो वो क्यों मिले, उनके प्यार की इतनी यादें क्यों बनी, उन्होंने एक दूसरे को लेकर इतने सपने क्यों देखे, और अगर उनका अलग होना लिखा ही हुआ था तो क्या उनका प्यार वर्थ इट है। लेकिन जू के मुताबिक उसने इस सवाल का जवाब पहले ही दे दिया है। ये बोलकर वो अपने रास्ते जाने लगता है और दाई को एक वीडियो भेजता है। ये वही वीडियो था जब जू दाई को ईयर 2007 में एयरपोर्ट पर छोड़ने के लिए गया था। तब भी दाई ने यही सवाल पूछा था कि अगर उनका ब्रेकअप 2025 में हो जाए तो क्या उनका इतने सालों तक प्यार करना वर्थ इट है। लेकिन इसका जवाब सुने बिना ही दाई चली गई थी। ये सवाल सालों तक उन दोनों के प्यार को लेकर कई लोगों ने उनसे पूछा, लेकिन इसका जवाब ईयर 2017 में जू ने दाई को दे दिया था। सिर्फ इतने सालों तक दाई की नज़र इस वीडियो पर नहीं पड़ी और जू का जवाब था हाँ, उनका प्यार वर्थ इट है। ये वीडियो देखकर दाई की आंखों में आंसू आ जाते हैं। इस पॉइंट पर दोनों फिर से लाइफ की उस क्रॉस रोड पर खड़े थे, जहाँ पर दोनों को अपनी रिलेशन को लेकर सही रास्ता चुनना था। वैसे ज़रूरी नहीं है कि सबका प्यार कामयाब हो, लेकिन सालों पहले ईयर 2017 में ही जू ने उनके रिलेशन को लेकर दाई को जवाब दे दिया था कि उनका प्यार वर्थ इट है। तो फिर उनके इसी सच्चे प्यार के नाम एक और मौका देना तो बनता है। इसीलिए दाई पीछे मुड़कर जू की तरफ देखती है और जू भी दूर से उसे ही देख रहा था। और शायद अब ईयर 2025 में दोनों अपने प्यार की एक नई शुरुआत करेंगे बिना किसी गिल्ट के, क्योंकि उनका सालों का सच्चा प्यार वर्थ इट है। बस इसी के साथ इस ड्रामा की यहीं पर एंडिंग हो जाती है। अब आप में से कई लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि इस ड्रामा की एंडिंग उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है, क्योंकि दोनों लोगों को मिलते हुए नहीं दिखाया गया। पर क्योंकि ये कहानी रियल लाइफ स्टोरी से इंस्पायर्ड है, तो इसीलिए स्टोरी की एंडिंग ऐसी है, क्योंकि हमारी लाइफ की स्टोरी भी किसी ड्रामा या फिर पिक्चर की तरह परफेक्ट नहीं होती। तो गाइस, ये थी आज के वीडियो एंड आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आपसे फिर मिलते हैं अगले इंटरेस्टिंग ड्रामा में। तब तक के लिए गुड बाय।